नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 1 दिसंबर 2020 है और डियर फ्रेंड्स आज हमारे टेबल के ऊपर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ ने लॉन्च की है एक टेस्ट सीरीज़। इसमें आपको 40 टेस्ट्स मिलेगी। इसकी प्राइस है 3000 रुपीज़। फिलहाल 50% डिस्काउंट चल रहा है। इसको अवेल करने के लिए आपको UPSC 50 इस कोड का इस्तेमाल करना है। 14 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। ज़्यादा जानकारी के लिए विजिट करें testiq.in। फ्रेंड्स, आपने कई बार वोडाफोन आइडिया, फॉरगेट अबाउट आइडिया, यहाँ पर आइडिया का जनरली हम वोडाफोन आइडिया कहते हैं, लेकिन आइडिया इज़ नॉट इन्वॉल्व हियर। जस्ट वोडाफोन कंपनी की बात करेंगे तो आपको पता होगा कि वोडाफोन के ऊपर एक केस चल रहा है या फिर चल रहा था, राइट। और एक वोडाफोन के साथ जुड़ी हुई जो मैटर है उसको लेकर एक अपडेट भी आई थी कि हेग में जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है इसने अपना एक अवार्ड यानी कि अपना एक जजमेंट जो है वो वोडाफोन कंपनी के फेवर में दिया है। ये केस जो है ये भारत सरकार के खिलाफ किया था वोडाफोन ने, और PCA ने ये कहा है कि भारत सरकार का जो डिसीजन है वो गलत है, वोडाफोन का इसमें कोई कसूर नहीं है। तो अब अगर कोई केस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी कि PCA में, अगर आपको PCA के डिसीजन से अगर आप हैप्पी नहीं है, अगर आपको उसको चैलेंज करना है, तो फिर आप इसको सिंगापुर बेस्ड जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है वहां पर इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो इस मैटर में यह हुआ कि जब PCA ने अपना अवार्ड दिया तो भारत सरकार के सामने यह प्रश्न आया कि अब भारत सरकार को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, क्या भारत सरकार को PCA का ये अवार्ड है उसको चैलेंज करना चाहिए या फिर नहीं। तो इस मैटर को लेकर प्राइम मिनिस्टर लेवल तक इसकी डिस्कशन हुई है। ऑफ कोर्स फिलहाल कोई डिसीजन जो है वो नहीं लिया गया है, क्योंकि दिसंबर 2020 के अंत से पहले अगर हमें इसको चैलेंज करना है तो दिसंबर 2020 के एंड से पहले हमें अपनी अपील जो है वो फाइल कर देनी है। तो क्या हम फाइल करेंगे नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स यानी कि पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, डीमेरिट्स एंड मेरिट्स, कि अगर करेंगे तो क्या क्या इश्यूज होंगे, नहीं करेंगे तो क्या क्या इश्यूज होंगे, ये सारी चीज़ों के ऊपर प्रोज एंड कॉन्स तय किए जा रहे हैं। उसके बाद फाइनल डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि भारत सरकार को ये जो अवार्ड है उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए। अगर हम इसको चैलेंज नहीं करेंगे तो मार्केट में एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा कि भारत में अगर आप बिजनेस करने के लिए आते हैं तो फिर आपको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, ये क्या होता है वो भी मैं आपको समझाता हूं, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में टैक्स को लेकर भारत सरकार जो है वो आपको परेशान नहीं करेगी, ऐसा एक सिग्नल जाएगा। तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि जो डिसीजन आया है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर हमें कुछ वोडाफोन को पैसे देने हैं तो वो दे दीजिए, मैटर को सॉर्ट आउट कीजिए और यहां से इस बात का अंत लेकर आइए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना यह है कि हमें इस अवार्ड को चैलेंज करना चाहिए सिंगापुर बेस्ड एपेलेट ट्रिब्यूनल में। न्यू दिल्लीज पोजीशन इज दैट टैक्सेशन इज ए सोवरेन राइट। हमारे सॉलिसिटर जनरल जो हैं उनको ये अवार्ड से पर्टिकुलरली इश्यू नहीं है। मेन इश्यू जो है, अब भारत सरकार ये सोच रही है या फिर भारत सरकार का स्टैंड ये है कि टैक्सेशन जो है ये एक देश का सॉवरेन राइट है। ये एक देश तय करेगा कि कितना टैक्स कलेक्ट करना है, नहीं करना है, व्हाटएवर। और यहाँ पर ये जो पूरा मैटर है वोडाफोन और ये भारत सरकार के बीच में जो इश्यू है, तो इसमें वोडाफोन ने ये कहा है, जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है उसमें ये जो एपेलेट ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दिया तो वो किस आधार पर दिया है, वो इस आधार पर कि भारत और यूके के बीच में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है। तो ये जो द्विपक्षीय निवेश की जो दोनों देशों के बीच में जो करार हैं, ट्रीटी हैं, उसमें ये तय किया गया है कि किसी भी कंपनी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।
और यूके का कहना यह है, वोडाफोन का कहना यह है कि हमारे साथ तो भेदभाव ही हुआ, ये ट्रीटी होने के बावजूद भी हमारे साथ भेदभाव हुआ है, तो आप हमें न्याय दीजिए। और पीसीए जो है उन्होंने ये कहा कि आपने बायलैटरल ट्रीटी के तहत ये किया है तो ये नहीं हो सकता, ये आप नहीं कर सकते, ऐसा भारत को कहा है। और भारत का कहना यह है कि ये टैक्स के साथ जुड़ी हुई मैटर है, और टैक्स के साथ जुड़ी हुई मैटर जो है वो एक देश तय करती है, एक देश के पास ये अधिकार है कि वो इसको तय करें कि कितना टैक्स कलेक्ट करना है, क्या पेनल्टीज हैं, एक्सेट्रा। दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है, अरुण जेटली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो अरुण जेटली साहब ने 2014 जुलाई 2014 में बजट स्पीच, अपना पहला बजट जब अरुण जेटली साहब ने रखा मोदी गवर्नमेंट 1.0 का, तो उस टाइम पर उन्होंने कहा था कि ये जो रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन है, कि आपने, मैं अब इसके ऊपर मैंने आपको कहा था कि मैं रेट्रोस्पेक्टिव क्या है वो आपको समझाऊंगा, तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू नाउ। मान लीजिए कि 2019 में, बहुत ही एक लेमन्स लैंग्वेज में समझ में आ जाए, एक आम आदमी की भाषा में समझ में आए, ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं। तो मान लीजिए 2019 में आप 10% टैक्स पे करते थे। लेट्स से कि आपकी इनकम जो भी है उसके ऊपर आपको 10% टैक्स पे करना है, राइट? तो आपने 2019 में आपने लेट्स से कि 1,000 रुपये आपने कमाए और आपने 100 रुपये जो है वो टैक्स में पे कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आया 2020, सरकार ने ये कहा कि टैक्स रेट जो है वो 10% होगा। आपने कहा ठीक है, आपने 100 रुपये पे कर दिए। अब 2021 में सरकार ये कहें आपको कि रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि पुराना टैक्स जो है वो भी हम चेंज कर रहे हैं, और आपको 2019 में और 2020 में 10% नहीं लेकिन 15% टैक्स पे करना है। तो आपने 10% पे कर दिया है, आपको और 50 रुपये देने हैं। तो दिस इज लाइक रेट्रोस्पेक्टिव, कि पिछला जो भी था, जो बीत चुका है, उसके ऊपर उसके फिगर्स को आपने चेंज कर दिया। ऐसा ही इश्यू हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि अब इतनी ज़्यादा डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं। ओवरऑल आपको एक जेनेरिक जनरल आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या बेसिक चीज़ें क्या क्या हुई थी। तो 2014 में अरुण जेटली साहब ने यह बताया कि एक गवर्नमेंट का अधिकार होता है कि वो रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन लेकर आ सकती है सरकार, लेकिन ये एक बहुत ही आपको एक कॉशन, एक बहुत ही बारीकी से, आपको बहुत ही मेटिकुलसली इसको एक्सरसाइज करना होगा या फिर करना चाहिए। आप ऐसे ही अगर चेंजेस करते रहेंगे तो फिर आप सोचिए कि कंपनी ने 5 साल पहले टैक्स पे कर दिया और आप फिर कहेंगे कि 5 साल पहले का जो टैक्स जो रेट है वो हम चेंज कर रहे हैं, तो कंपनी को तो आज वो पैसे पे करने पड़ेंगे जो आपको लगा कि आपने ऑलरेडी पे कर दिए हैं। तो ये लॉजिकल नहीं है, इज़न्ट इट? तो एक और कंपनी है केन पीएलसी, यूके की कंपनी है, और इसके ऊपर भी ऐसी ही सिचुएशन हो सकती है। इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स का ग्लोबल बिजनेस समिट था 2018 में, उस टाइम पर भी अरुण जेटली साहब ने यह बताया था कि उनकी सरकार यानी कि मोदी सरकार जो है वो ये वोडाफोन इश्यू में मीन्स जो पुरानी गवर्नमेंट का जो डिसीजन था तो उसको सपोर्ट नहीं करते थे, ऐसा उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह दिया था। ये पूरा जो मैटर है ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो वोडाफोन के पक्ष में अपना जो निर्णय दिया तो उसको चेंज करते हुए उस टाइम पर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे 2012 में, प्रणब मुखर्जी साहब, ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लेकर आए, एक बदलाव किया, और इस बदलाव की वजह से वोडाफोन को 20,000 करोड़ रुपीस भारत सरकार को पे करने के लिए एक लायबल हो गई कि आपको इतने 20,000 करोड़ रुपीस जो है वो पे करने हैं। तो ये पूरा एक इश्यू जो है इसकी शुरुआत यहाँ से हुई। अब ये मैटर हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री साहब के साथ बात हुई है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि 7 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में इस मैटर को सुना जाएगा। तो अब देखते हैं कि आगे क्या डिसीजन लिया जाता है। 7 दिसंबर को इसके साथ जुड़ी हुई या फिर 8 दिसंबर को इसके साथ जुड़ी हुई अपडेट्स हमारे टेबल के ऊपर शायद आ सकती हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया देन हिट द लाइक बटन, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और टॉपिक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन।
तो आज का जो सेकंड एंड लास्ट टॉपिक है ये सेबी के साथ जुड़ा हुआ है। सेबी अब एक नए फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रही है कि स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक्सेट्रा, तो स्टॉक एक्सचेंजेस के पास जो ब्रोकर्स हैं उनकी बैंक डिटेल्स, जो ब्रोकरेजेस यानी कि ब्रोकरिंग या फिर ये दलाली जो है, शेयर की दलाली की जो कंपनीज हैं, उनके अकाउंट्स की डिटेल्स जो है वो स्टॉक एक्सचेंजेस के पास आ सके, स्टॉक एक्सचेंजेस को ये डेटा का एक्सेस मिले, इस फ्रेमवर्क के ऊपर से भी काम कर रही है। सेबी इज वर्किंग विद बैंक्स टू डिजाइन ए न्यू फ्रेमवर्क दैट विल अलाउ बोर्सेस का मतलब ये होता है स्टॉक एक्सचेंजेस। ये एक ब्रूज नाम का शहर है बेल्जियम में, एनीवे उसके डिटेल्स में नहीं जाना है, आप समझ लीजिए कि स्टॉक एक्सचेंजेस दैट विल अलाउ स्टॉक एक्सचेंजेस टू एग्जामिन डेटा इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिटेल्स, ये सारी चीज़ें। अगर उनको कोई सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है किसी क्लाइंट के अकाउंट में, तो फिर ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो ये डेटा जो है, ये डिटेल्स जो हैं, उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अच्छी तरीके से ब्रोकर्स की स्क्रूटिनी कर पाएगा, उनके ऊपर नज़र रख पाएगा। हाल ही में क्या हुआ, एक कार्वी सिक्योरिटीज़ और अनुराग ब्रोकिंग के केस के बारे में आपने सुना होगा। जो कार्वी सिक्योरिटीज़ हैं उसको लेकर मेरे कलीग अंकित अग्रवाल साहब ने एक लेक्चर भी बनाया था, इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, स्टडी IQ चैनल के ऊपर ये अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो ये जो कार्वी वाला केस है, उसमें हुआ ये कि क्लाइंट के फंड्स जो हैं उनको लोन के तौर पर दूसरी सब्सिडियरीज को दिया गया। एक एलाइड सिक्योरिटीज़ है, तो उसमें यह हुआ कि क्लाइंट्स के शेयर जो हैं वो दूसरे किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। तो जो ब्रोकिंग हाउस हैं वो क्या करते हैं कि आपके पैसे उनके पास हैं, तो वो आपके पैसे जो हैं वो किसी और को दे देंगे, आपको जब चाहिए तब मिल जाएंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा वो आपके पैसों से पैसे कमा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसको लेकर अब बैंक के साथ मिलकर से भी एक फ्रेमवर्क तैयार कर रही है, और जो ब्रोकरेजेस हैं उनको एक कंसेंट फॉर्म के ऊपर साइन करनी पड़ेगी, और ये कंसेंट फॉर्म जो है इसके माध्यम से अब बैंक्स जो हैं वो सारी डिटेल। तो बेसिकली आइडिया ये है कि स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं उनके पास ब्रोकर्स को लेकर जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पॉसिबल है वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास आ सके। बहुत ही बड़ी बड़ी बैंक्स जो हैं उन्होंने तो ऑलरेडी अपना अप्रूवल इस आइडिया को दे दिया है। आज से 2 साल पहले ऐसा होता था कि जो ब्रोकर्स हैं, अगर आपके क्लाइंट के अकाउंट में कोई सरप्लस फंड है तो उसका एक्सेस भी ब्रोकर्स के पास था, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी जो है उसके ऊपर एक सिग्नेचर वो करवाते हैं थिंग्स। तो इसको भी ये डायरेक्ट एक्सेस जो है वो सेबी ने ब्रोकरेजेस से छीन लिया, और अब ये नई चीज़ आ रही है। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग टू बी ऑनेस्ट। इससे ये गलत चीज़ें जो हैं वो नहीं हो पाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, आज के ये 2 इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। आई एम श्योर ये दोनों टॉपिक्स के ऊपर जो एक क्लैरिटी है वो आपको मिल गई होगी। एंड आई विल सी यू सून विथ नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।